एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं उरान खान। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेहान्स बायोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी फ़िलहाल आपके कॉलेजेस बंद हैं और एग्ज़ाम आपके जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए उनकी कोई प्रपोज डेट्स नहीं है, लेकिन जैसा कि उम्मीद है कि बहुत जल्द आपके कॉलेजेस खुल जाएंगे और आपके जो फाइनल एग्ज़ाम है वो भी ऑफलाइन मोड में शायद हो सकेंगे। तो अभी आपकी जो प्रिपरेशन है वो अपने आखिरी स्टेजेस में होगी या अभी प्रिपरेशन आपकी मिड अपने प्लेस में है, अभी चल रही है। तो आपकी हेल्प के लिए हम बराबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पेपर्स लेके आते हैं और इस सीरीज़ में आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी सेकंड पेपर के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके लिए उनको डिस्कस करेंगे। तो ये जो पेपर है बीएससी सेकेंड ईयर में बॉटनी सेकंड पेपर आप ऑलरेडी जानते हैं, वो साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और इकोलॉजी का पेपर है और इसमें से काफ़ी सारा जो पार्ट है वो आप पहले बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस में पढ़ चुके हैं। ख़ासतौर से जूलॉजी थर्ड पेपर में आपने साइटोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी सारा रिपीटिशन है और आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप इस साल ये जो दोबारा से आप टॉपिक पढ़ रहे हैं इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके और बेहतर स्कोर करें अपने एग्ज़ाम में। पैटर्न आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा उसमें सेक्शन ए लॉन्ग आंसर्स का सेक्शन होगा जिसमें आपको लगभग 6 क्वेश्चंस दिए होंगे और आपके लिए इंटरनल चॉइस होगी। हर क्वेश्चन में 2 में से 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, यानी कि 6 में से टोटल 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है और करीब 6 से 7 नंबर का हर एक क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेगा। जो दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी, उसमें शॉर्ट नोट्स होंगे। लगभग 8 या 10 आपके लिए टॉपिक दिए होंगे जिसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना होंगे। यहाँ पर आपके लिए वर्ड लिमिट है, शब्द सीमा है, लगभग 100 शब्दों में आपको हर नोट लिखना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट नोट आप अपनी वर्ड लिमिट के आसपास ही कंप्लीट करें। यहाँ पर आपके लिए हर नोट जो है वो 2 नंबर का होगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या क्या हमने गेस किए हैं क्वेश्चंस जो आपको मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। और अगर आप बेहतर अच्छे ढंग से तैयार करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा अपने क्वेश्चंस पेपर में, अपने रिज़ल्ट में। तो सेक्शन ए जैसा कि आप देख रहे हैं लॉन्ग आंसर्स के लिए जो सेक्शन है उसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने गेस किए हैं उसमें देखिए पहला क्वेश्चन है डिस्कस मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाई ही हैड चोजन पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता दूं, डिस्कस मेंडल्स लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के आनुवांशिकी नियमों का वर्णन कीजिए या मेंडल के आनुवांशिकी नियम बताइए। वाई ही हैड चोजन पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना। 2 पार्ट में क्वेश्चन है, लेकिन जो मेन पार्ट है वो ये है, इसमें आपको मेंडल के नियम लिखने, आप ऑलरेडी जानते हैं उनको। मेंडल के जो 3 नियम है, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम। तो ये 3 नियम आपको यहाँ पर बताने हैं, डिस्कस करने हैं। उनके सपोर्ट में आपको चेकर बोर्ड के साथ में एक्सपेरिमेंट भी देने होंगे, क्रॉस भी बताने होंगे। और ये जो दूसरा पार्ट है जिसमें ये पूछा गया है कि उन्होंने मेंडल ने मटर के पौधे को, यानी कि पाइसम सटाइवम जिसको आमतौर पर हम लोग कॉमनली गार्डन पी कहते हैं, उसको उन्होंने क्यों चुना। तो आपको इसके सपोर्ट में भी कुछ कमेंट्स देने होंगे कि क्यों उन्होंने चुना। कई सारे उसमें रीज़न है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की 7 पेयर्स थी उसमें होती हैं और उसको क्रॉस करना आसान है, लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है, कम समय में आप उसकी बहुत सारी जनरेशन्स को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं उसके साथ में जिसके लिए वो एक आइडियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का मटेरियल माना जाता है। और मेंडल की अच्छी किस्मत थी कि उनको ये प्लांट मिला और उन्होंने इसको सिलेक्ट करके अपने एक्सपेरिमेंट इस पर किए और उन एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स के बेस पर फिर आगे चलकर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बनाए गए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है पहला, ये आपके लिए रिपीटिशन है। बीएससी पार्ट 1 में जूलॉजी थर्ड पेपर में भी ये टॉपिक था, उम्मीद है आपने वहाँ पढ़ा होगा, तो आपके लिए रिपीटिशन है ये। तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन, ऑल्सो कंपेयर माइटोसिस एंड मियोसिस। सूत्री विभाजन का वर्णन कीजिए। सूत्री विभाजन या कुछ किताबों में उसको समसूत्री विभाजन भी लिखते हैं, माइटोसिस। तो माइटोसिस का यानी कि सूत्री विभाजन का वर्णन करना है और माइटोसिस व मियोसिस
सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन की तुलना करनी है। तो ये दो तरह का जो कोशिका विभाजन होता है, दो टाइप का जो सेल डिवीजन है, इसको कंपेयर करना है और माइटोसिस को आपको डिटेल में बताना है। दो पार्ट में आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। पहले कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का, और फिर साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो उसमें 4 अवस्थाएं आएंगी, 4 स्टेजेस आएंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाएगा। याद रखिएगा, माइटोसिस के थ्रू अगर कोई सेल डिवाइड करती है, कोई भी कोशिका अगर सूत्री या समसूत्री विभाजन करती है, तो उससे 2 पुत्री कोशिकाएं, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। तो आपको बहुत अच्छे डायग्राम के साथ में ये 4 स्टेजेस डिस्क्राइब करनी है और फिर आप 2 कॉलम बनाकर माइटोसिस और मियोसिस को कंपेयर कीजिएगा पॉइंट वाइज, तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्हाट आर म्यूटेशंस? डिस्कस कॉजेज ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशंस। उत्परिवर्तन क्या होते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए? उत्परिवर्तन क्या होते हैं आपको ये बताना है। और डिस्कस कॉजेज ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जो अपने आप प्राकृतिक रूप से होने वाले स्वतः उत्परिवर्तन जो है वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होते हैं। इंड्यूस म्यूटेशन जो जानबूझकर कराए गए हों, लैब में वैज्ञानिकों द्वारा कराए गए हों, जिनको प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं। तो पहले पार्ट में आपको बताना है म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन क्या होता है, और स्वतः उत्परिवर्तन व प्रेरित उत्परिवर्तन के कारणों को बताइए। डिस्कस द कॉजेज ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस म्यूटेशंस। तो 2 तरह के म्यूटेशन है। पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि म्यूटेशन क्या होता है। अचानक से होने वाले वह परिवर्तन जो अगली पीढ़ियों में भी स्थानांतरित होते हैं और अधिकतर वो आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन के कारण होते हैं, उन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं। सडन चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल विच अपीयर इन फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ऐसे कोई भी चेंजेस या परिवर्तन जो किसी व्यक्ति में अचानक से हुए हों, खासतौर से इस वजह से क्योंकि उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज हुआ है और वो अगली पीढ़ियों में भी जाएंगे, इनको उत्परिवर्तन या म्यूटेशंस कहेंगे। अब या तो ये अपने आप होंगे जिसका कारण हमें पता नहीं होता है, तो उनको हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। किस तरह से होते हैं वो मालूम है, मैकेनिज्म उसका पता है, कॉजेज उसके थोड़े बहुत पता है एग्जैक्टली, लेकिन उसके बारे में नहीं मालूम। इंड्यूस म्यूटेशन वो होते हैं जो जानबूझकर किए जाते हैं। आप याद रखिएगा, अधिकांशता इन मोस्ट ऑफ केसेस म्यूटेशंस जो हैं वो हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं, लेकिन 1000-2000 में से कोई 1-2 म्यूटेशन ऐसे हो सकते हैं जो लैब में कराए गए हों, जो यूजफुल भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से नई वेराइटीज़ बन सकती हैं, नए कैरेक्टर डेवलप हो सकते हैं, नई स्पीशीज़ बन सकती हैं। तो म्यूटेशंस जो हैं वो आगे चलकर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में सहायता कर सकते हैं। तो अगर जानबूझकर म्यूटेशन कराया गया है लैब में तो वो इंड्यूस म्यूटेशन कहलाता है, और उसके लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनको म्यूटाजेंस कहते हैं। अब वो कोई रेडिएशंस हो सकते हैं, कोई केमिकल एजेंट हो सकते हैं। तो आपको ये सारे कॉजेज बताने हैं स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस म्यूटेशन के, और म्यूटेशन की परिभाषा भी देनी है। एक नाम आएगा वहाँ पर, याद रखिएगा, ह्यूगो डेवरीज साहब का, जिन्होंने डिस्कवर किया था म्यूटेशन को। ओइनोथेरा लैमार्कियाना नाम का एक प्लांट था, हॉलैंड के रहने वाले थे ह्यूगो डेवरीज साहब, और वहाँ पर जो प्लांट था जिसको इवनिंग प्रिमरोज कहते हैं, एक वाइल्ड प्लांट था, जंगली पौधा था, उसमें पहली बार उन्होंने म्यूटेशन के कुछ सिम्टम देखे थे और वहीं से म्यूटेशन की डिस्कवरी हुई। तो याद रखिएगा, ह्यूगो डेवरीज डिस्कवर्ड एंड गेव द टर्म म्यूटेशन। ह्यूगो डेवरीज साहब ने उत्परिवर्तन की खोज की और शब्द म्यूटेशन भी उन्होंने दिया। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लगभग हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4। चौथा क्वेश्चन आपके लिए है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एबिरेशंस। हिंदी में विभिन्न प्रकार के गुणसूत्र विपथन का वर्णन कीजिए। क्रोमोसोमल एबिरेशंस का मतलब वो कंडीशन जिसमें हम देखते हैं कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आता है और उसकी वजह से म्यूटेशन में भी चेंज आता है, तो या म्यूटेशन होता है।
तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस जो हैं वो क्रोमोसोमल एबिरेशंस कहलाते हैं। वो डिलीशन के रूप में हो सकते हैं, डुप्लीकेशन के रूप में हो सकते हैं, इन्वर्जन के रूप में हो सकते हैं, ट्रांसलोकेशन के रूप में हो सकते हैं। ये कम से कम 4 टाइप आपको यहाँ पर बताने होंगे और एक अच्छा टॉपिक है। और इनमें से कई सारे जो आपने अभी नाम सुने, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, इन पर शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आता है, तो उस वजह से भी आपके लिए अच्छा टॉपिक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज प्लांट सक्सेशन, गिव एन अकाउंट ऑफ हाइड्रोसीरी। जो आपके लिए क्वेश्चन लास्ट के 2 हैं, ये इकोलॉजी वाले पार्ट से हैं। और इकोलॉजी वाले पार्ट में एक बहुत अच्छा और लगभग हर साल आने वाला क्वेश्चन ये है। ये एक्चुअली आपके लिए रिपीटिशन है क्लास 12th के बाद। क्लास 12th में ये आपके सिलेबस में था प्लांट सक्सेशन, वहाँ भी आपको शायद बताया गया होगा। हिंदी में पादप अनुक्रमण कहते हैं। तो पादप अनुक्रमण क्या होता है या प्लांट सक्सेशन क्या होता है, आपको ये बताना है। और गिव एन अकाउंट ऑफ हाइड्रोसीरी, जल अनुक्रमण का या जल क्रमक का वर्णन कीजिए। किसी जगह पर अगर प्लांट कम्युनिटीज़ डेवलप करती हैं और बहुत सिंपल कम्युनिटीज़ शुरुआत में डेवलप करती हैं, उसके बाद धीमे धीमे करके उनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक के बाद एक आती जाती हैं, और जो पिछली वाली सिंपल कम्युनिटीज़ थी वो रिप्लेस होती जाती हैं। तो ये कंटिन्यूअस जो रिप्लेसमेंट है या सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटीज़ जो है, उसी को प्लांट सक्सेशन कहते हैं। और यहाँ पर शुरुआत तो सिंपल कम्युनिटीज़ से होती है, लेकिन जो लास्ट में कम्युनिटी डेवलप होती है वो नॉर्मली कोई फॉरेस्ट कम्युनिटी होती है जो किसी दूसरी कम्युनिटी से रिप्लेस नहीं होती है। तो ये रिप्लेसमेंट कहाँ शुरू हुआ है, उस बेसिस पर प्लांट सक्सेशन डिफरेंट टाइप का होता है। अगर ये प्लांट सक्सेशन किसी पॉन्ड में, लेक में, यानी किसी वाटर बॉडी में स्टार्ट हुआ है तो उसको हाइड्रोसीरी कहते हैं। तो आपको यहाँ पर यही डिटेल में डिस्क्राइब करना है। अच्छा, इसके साथ डायग्राम भी अवेलेबल रहता है, वो भी आपको देना होगा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा। और इस पर आपको कई सारे इसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इनकी स्टेजेस के बारे में और डिफरेंट टाइप के जो प्लांट सक्सेशन है, जैसे जीरो सीरी है, उस पर हमने आपसे नोट भी पूछा है, देखिए यहाँ पर। तो ये किसी ड्राई कंडीशंस में होने वाला प्लांट सक्सेशन होता है। इसी तरह से लिथोसीरी है, चट्टानों की सतह पर होने वाला सक्सेशन, या हेलोसीरी है जहां पर बहुत ज़्यादा दलदली ज़मीन होती है, वहां पर होने वाला सक्सेशन। तो ये टर्म याद रखिएगा, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आखिरी क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए में, व्हाट इज इकोसिस्टम, परिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, परिस्थितिकी तंत्र के घटकों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जैसा आपको दिया गया है ऐसे ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी इस क्वेश्चन के साथ में एक छोटा सा नोट और जुड़ा होता है। गिव एन अकाउंट ऑफ या राइट शॉर्ट नोट ऑन एनर्जी फ्लो, ऊर्जा के प्रवाह पर एक नोट लिखिए। ये इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक जुड़ा होगा, तो वो भी आपको आंसर करना होगा। फिलहाल इकोसिस्टम की परिभाषा बतानी है आपको और उसके घटक बताने, और उसमें अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको बताया गया होगा कि जो घटक हैं इकोसिस्टम के या किसी भी परिस्थितिकी तंत्र के, वो 3 हैं, 2 तरह के हैं, सॉरी, जिसमें एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। और एबायोटिक में सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, और जो बायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें सारे लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो आपको डिस्कस करने, जब आप बायोटिक कंपोनेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि बायोटिक कंपोनेंट जो हैं वो डेफिनेटली अपने न्यूट्रिशन के बेस पर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और उसमें वो प्रोड्यूसर्स और उसके अलावा कंज्यूमर और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको डिकम्पोजर्स कहते हैं, वो भी उसमें शामिल हैं। तो ये आपके लिए इकोसिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ये सेक्शन ए के आपके लिए 6 क्वेश्चंस थे, जिसके बारे में हमने आपसे कहा कि ये हमारे गेस्ट के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनको ज़रूर तैयार करें। और इनमें आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमने शायद वीडियो अपलोड किए हैं पहले, तो आप ज़रूर देखिएगा उनको। और ये जो ऐसे टॉपिक हैं इसमें जिसमें डायग्राम देना पॉसिबल है, उनको आप ज़रूर बेहतर डायग्राम के साथ तैयार कीजिएगा। और इसके अलावा इसमें कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जिन पर आपको शॉर्ट नोट भी मिलेंगे, जैसे मेंडल के लॉज वाला टॉपिक है, इस पर अलग अलग जो लॉ हैं, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उसके ऊपर अलग अलग शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। तो अगर आप वो लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक तैयार करते हैं तो डेफिनेटली आपको उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट भी मिल सकता है। आप चाहें तो इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक।
आइए इसके बाद सेक्शन ए के बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी को, जिसमें आपको शॉर्ट नोट करना है। और वो शॉर्ट नोट जो आपके लिए हैं, अभी आपसे कहा कि वो आपको 100 वर्ड्स में जो है वो नोट लिखना होता है, और आपको 8 या 9 शॉर्ट नोट दिए होंगे, जिसमें से आपको 5 करने होंगे और 2-2 नंबर के नोट होंगे, 100 वर्ड्स में लिखना होंगे। तो आपके लिए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिए शॉर्ट नोट जो हैं, पहला नोट है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जैव विकास के मत या जैव विकास के सिद्धांत। इसमें आपको लेमार्क की थ्योरी का इंट्रोडक्शन देना है, डार्विन की थ्योरी का इंट्रोडक्शन देना है, म्यूटेशन थ्योरी का इंट्रोडक्शन देना है, और स्पेशल क्रिएशन की एक थ्योरी थी, प्राचीन समय में मानी जाती थी, उसके बारे में बताना है। तो नोट है, डिटेल नहीं लिखनी है आपको इन थ्योरीज की, केवल उनके इंट्रो देने, और ये एक अच्छा नोट है आपके लिए, लगभग हर साल पूछा जाने वाला नोट है। अगला शॉर्ट नोट देखते हैं, बी क्रोमोसोम्स। एक बहुत खास तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं जो केवल हेट्रोक्रोमैटिन मटेरियल के बने होते हैं, और हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो क्रोमैटिन का नॉन जेनेटिकल पार्ट होता है या इनएक्टिव पार्ट होता है, उसमें जीन्स ज़्यादा नहीं होते या निष्क्रिय होते हैं, उनसे मिलकर बना हुआ होता है। तो ये खास तरह के क्रोमोसोम है, अच्छा इस पर आप नोट लिख सकते हैं। पॉलीप्लॉइडी, ये एक तरह का न्यूमेरिकल वेरिएशन होता है, एक तरह का म्यूटेशन है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। किसी भी नॉर्मल क्रोमोसोम का नंबर या तो डिप्लॉयड होता है या हैप्लॉयड होता है, और अगर किसी वजह से वो नंबर कई गुना बढ़ जाता है तो वो पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। 2 तरह से हो सकती है, सेम क्रोमोसोम का सेट बार बार रिपीट होता है तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी, और 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में पहले क्रॉस किया गया हो और फिर उनका नंबर क्रोमोसोम का डबल किया गया हो तो उसको एनयूप्लॉइडी कहते हैं, सॉरी एलोपॉलीप्लॉइडी कहते हैं। तो ये पॉलीप्लॉइडी के 2 टाइप हैं, एक अच्छा नोट है, और उसमें कई सारे एग्जाम्पल आपको आएंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आते हैं, उसके लिए भी तैयार करिएगा इस नोट को। उसके बाद जीरो सीरी, ये एक तरह का प्लांट सक्सेशन है जो ड्राई कंडीशंस में होता है, इस पर नोट लिखना है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स, पौधों में लिंग निर्धारण, पौधों में कैसे तय होता है कि कौन सा पौधा नर होगा कौन सा मादा होगा, उसके बारे में जो थ्योरीज दी गई हैं। एक पौधा है फैमिली कैरियोफिलेसी में मिलेंड्रियम एल्बम, उस पर बहुत सारा काम किया गया है सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पौधों में। जंतुओं में ये बहुत सारा काम जो है वो ड्रोसोफिला पर किया गया है, लेकिन यहाँ स्पेशली आपसे प्लांट्स में पूछा है तो आप उसी के बारे में बताएंगे, और भी कई सारे वहाँ पर मेज पर बहुत काम किया गया है। तो आपको ये सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण जो पौधों में बताना है तो उस पर आपको नोट लिखना है, तो इसमें आपको ज़्यादा एग्जाम्पल प्लांट से ही देने। अगला एक शॉर्ट नोट है लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम, एक खास तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं ये, इनके बारे में आपको नोट लिखना है। स्पेशल क्रोमोसोम है एक तरह के। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक एक्सेप्शन है, जिसमें आपको कहा गया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल के कहा गया है कि जब 2 विपरीत लक्षणों वाले माता पिता का आपस में क्रॉस किया जाता है तो दोनों में से किसी एक के लक्षण अगली पीढ़ी में आते हैं, वो प्रभावी लक्षण होते हैं और वो प्रभावी जनक होता है, डोमिनेंट पेरेंट होता है, और दूसरी पीढ़ी में दोनों के लक्षण दिखते हैं खास अनुपात में। लेकिन ये जो केस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, अपूर्ण प्रभाविता, अगर आपने ये पढ़ा है तो वहाँ पर एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट कहते हैं उसको। उसके जब रेड और वाइट फ्लावर की वैरायटी के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो फिर वहाँ पर अगली पीढ़ी जो आती है उसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। तो पेरेंट रेड और वाइट कलर के थे लेकिन अगली पीढ़ी में पिंक कलर के फ्लावर आए, यानी कि दोनों में से कोई पेरेंट जो है वो प्रभावी नहीं है पूरी तरह से या डोमिनेंट नहीं है, तो ये केस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है। तो 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले पेरेंट का क्रॉस करवाने पर अगली पीढ़ी में अगर दोनों का मिश्रित लक्षण मिक्स्ड कैरेक्टर अपीयर होता है तो इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो एक बहुत अच्छा ये शॉर्ट नोट है और बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला नोट है, तैयार कीजिएगा। और इसमें जो रेशो आपको बताया जाएगा फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो, उसको जरूर याद रखिएगा, 1:2:1, 1:2:1, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। न्यूक्लियोसोम मॉडल के नाम से ये नोट आता है। जो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं यानी कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है न्यूक्लियस के अंदर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, हिस्टोन प्रोटीन के साथ वो क्वाइल्ड करके अल्टीमेटली क्रोमोसोम बनाता है। तो ये क्वाइलिंग किस तरह से होती है क्रोमोसोम के बनने के समय पर, इस मॉडल में ये बताया गया है। कॉरनबर्ग साहब का ये मॉडल है, तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा और इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट यहाँ भी आएंगे आपके लिए। फूड चेन एंड फूड वेब, अगेन ये बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला शॉर्ट नोट है। खाद्य श्रृंखलाएं एवं खाद्य जाल, जो इकोसिस्टम है उसको कंटिन्यूअस एनर्जी की ज़रूरत होती है, अगर एनर्जी का इनपुट नहीं रहेगा तो फिर इकोसिस्टम भी सर्वाइव नहीं करेगा, और उसके लिए
आपस में न्यूट्रिशन के बेस पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो चेन की फॉर्म में अरेंज रहते हैं, यानी कि एक दूसरे को खाने के आधार पर, एक दूसरे का भक्षण करने के आधार पर, हु फीड हु, कौन किसको खाता है, तो इस आधार पर अगर आप अरेंज करेंगे तो ये चेन बनेगी जिसमें प्रोड्यूसर से शुरुआत होगी, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, इस तरह से ये श्रृंखला होगी और इसी को कहेंगे फूड चेन। और जब कई सारी फूड चेन आपस में जुड़ जाती हैं ड्यू टू कॉमन प्रोड्यूसर और कॉमन कार्निवोर और कॉमन हर्बीवोर, तो वो एक जाल बन जाता है, उसी को फूड वेब कहते हैं या खाद्य जाल कहते हैं। तो एक अच्छा नोट है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के नाम से। तो ये आपके लिए सेक्शन ए लॉन्ग आंसर्स का सेक्शन और सेक्शन बी शॉर्ट आंसर का सेक्शन। इसमें हमारे गेस के अकॉर्डिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने आपसे आज डिस्कस किए। अगले किसी वीडियो में इस पेपर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि जो सेक्शन सी होगा आपका उसमें आपके लिए 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, पांचों के आपको आंसर देने होंगे, एक एक नंबर का वो आपके लिए क्वेश्चन होगा। तो अगले एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएँ इस पेपर से रिलेटेड और उसको डिस्कस करें, उनको भी आप तैयार कीजिए। और उससे पहले फिलहाल आप ये लॉन्ग आंसर्स के कोई टॉपिक्स और ये शॉर्ट नोट जो हैं इनको तैयार कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड किसी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो देखना है, आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है रेहांस बायोलॉजी को, तो प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी ज़ूलॉजी बॉटनी में किसी टॉपिक में है, बीएससी सेकेंड ईयर में अगर आप हैं, बीएससी थर्ड ईयर में है या बीएससी फर्स्ट ईयर में है, तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से आपकी जो क्वेरी है उसके बारे में वीडियो अपलोड कर सकें।